चलो ठीक है यार, चलो रिकॉर्डिंग चालू हो गई एंड सर एक सवाल पूछना है। हाँ जी बेटा बोलो। सर किसी बॉडी का मास सेंटर में क्यों होता है, मतलब कि उसका मास तो हर जगह होता है ना, तो वो सेंटर बेटा में क्यों नहीं सेंटर होता है? पे नहीं होता है, हम एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसा कंसीडर करते हैं कि माइट बी देयर इज अ चांस कि सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बाकी सब जगह तो, अगर मान लो एक ब्लॉक है बेटा, अगर हम सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पे है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे मेरा पैर आ गया तो मेरे को दर्द ही नहीं देगा, राइट। बट ये फॉल्स है, हम इमेजिनरी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि मास तो सारे जगह है, पर हाँ ये जो मास होगा, यहाँ पे जो मास एक्ट कर रहा होगा, ये इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा कि बाकी सारे मासेस का इफेक्ट हमको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक जगह होता तो यहाँ पे अगर मैं पैर रखता तो मेरे को चोट ही नहीं लगता। लेकिन अगर गलती से मैंने किसी ब्लॉक के नीचे, ईंटा के नीचे अपना पैर रख दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रखने बोल? से थोड़ी कुछ होगा, छोड़ना पड़ेगा ऊपर से। ठीक है चलो। चलो तो हम डोरेमोन क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था बेटा कि सपोज कर लो ये डोरेमोन का चेहरा है, ऐसा मान लेते हैं हम बेटा, और इस डोरेमोन का एक ही आंख है बेटा, एक आंख। तो यहां वाला आंख निकाल के हमने किस साइड लगाया था? अपोजिट साइड लगाया था, अगर आपको याद हो तो। यहां से आंख निकाल के बेटा यहां पे हमने लगा, गुड इवनिंग बेटा, यहां पे हमने लगा दिया था। नाउ अब मैंने आपसे पूछा था कि अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो ये डिस्टेंस भी r/2 थी। एंड लेट अस सपोज इसको मैंने बोला था रिमूव करके यहाँ पे ऐड किया। तो इसको करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत टेंशन लिए होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इजी सवाल था बेटा। कैसे इजी था? देखो क्या करना था यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे मास कितना होगा बेटा, हमने कितना कैलकुलेट किया था m की वैल्यू? क्या इतना ही कैलकुलेट किया था हमने यस सर। लास्ट क्वेश्चन में? अगर किसी को याद हो तो, किसी ने रिवाइज वाइज कुछ जैसा कोई काम किया हो तो। चलो अब देखो बेटा, अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, इसी चीज को मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये होता है ओरिजिन, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, यहाँ पे है बेटा ओरिजिन। इस यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? एक्स 0,0। आई डोंट थिंक इसमें डाउट होगा बेटा। यहां से हमने मास को कट किया, जिसको कट करते हैं उसको माइनस लेते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको माइनस लेते हैं। क्या बताया था मैंने, बताओ? सर जिसको सर कट करते हैं उसको माइनस से लेते हैं, वेरी और गुड। जिस जोड़ते हैं उसको प्लस लेते हैं। m/4, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे बेटा? r/2 और 0। अब सुनो, यहां से मैंने क्या किया सर, आपने यहां से किया था रिमूव, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं बेटा? ऐड ऐड। अब ऐड ऐड करेंगे करूंगा तो मास क्या हो जाएगा? तो प्लस लेंगे, सर ये भी नेगेटिव लेंगे। पर यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास? माइनस नेगेटिव। यस सर। जीरो। ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ बेटा। डोरेमोन का एक आंख हमने यहां से निकाल के सर्जरी कर दी यहाँ पे, और इन द प्रोसेस हमने ये देखा कि ये जो मास था राइट हैंड साइड वाला, इसको हमने रिमूव किया, इसलिए -m/4 आया। यहाँ पे ऐड किया, इसलिए +m/4 आया। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है -r/2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है +r/2। यहां तक डाउट है तो बताओ बेटा। अब कौन बच्चा मेरे को जल्दी से ये सॉल्व करके बताएगा? अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो यहां से x डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ? m1 m1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। 4 मास है कि 3 है? सर 3 है टोटल। 3 है। चलो चलो देखो बेटा, फर्स्ट अगर मैं ओरिजिन पे चेक करूं तो क्या वैल्यू आएगी? m इंटू 0। कितना आएगा? वेरी 0 आ गुड। जाएगा। सेकेंड में चेक करूं यानी कि m2, यानी कि मास जो मैंने रिमूव किया, वहां पे क्या होगा? r/2 -m/4 इंटू r/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा? m/4 इंटू माइनस r/2। कितने लोग के दिमाग में आ रहा है सर काट कुट दो, सर काट कुट दो, ऐसा किसी के मन में आ रहा है? नीचे भी है बेटा। चलो आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे तो? जल्दी करो बेटा, 1 मिनट में सॉल्व कर दो। देख के भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है सॉल्व हो जाएगा आराम से, कुछ ये तो सर दिख ही रहा होगा। -r/4 आएगा।
इसको काट पीट कर लेना बेटा, r/4 इज द आंसर। अच्छा, y से कितना आएगा सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं तो कितना आएगा? y से कितना आएगा सेंटर ऑफ मास? 0। वेरी गुड ओम बेटा, y से इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 0। याद रहेगा बेटा? एडिशन और रिमूवल वाला केस याद रहेगा? पक्का? यस सर। एक और सवाल करें, क्योंकि आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। एक और सवाल करते हैं। इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, पेट पे निकाला था क्या हमने डोरेमोन का सेंटर पे? कितना है तो सेंटर ऑफ मास? नहीं निकाला था। नहीं निकाला था, अरे रे। चलो अब मैं बोलता हूं बेटा, यहां से एट ए डिस्टेंस r/3 पे हमने कट किया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे। जल्दी बताओ r/3 के लिए कितना आ रहा है? बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ बेटा। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, कुछ आया किसी का? एनी वन ऑफ यू? -r/9। और किसी का -r/9 आया? नहीं सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी बेटा, मैंने बोला कि यहाँ पे बेटा एक मास था मेरे पास, इस मास को मैंने इस सर्कल से काट के यहां से यहां लगा दिया। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अच्छा, तीन लोग का तीन आंसर आ रहा है, r/9, r/3, r/6। चलो देखते हैं मेरा क्या आएगा। देखो बेटा, ऐसे ड्रॉ करना है। सेंटर पे क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे मुझे? 0,0। यहाँ पे -m/4, बट डिस्टेंस कितना है इस बार बेटा? r/3। यहाँ पे भी m/4, बट डिस्टेंस कितना है इस बार? -r/3। चलो अब इस सवाल की गुत्थी को जल्दी से सुलझा दो बेटा। कर लोगे ना? इतना तो यार हिंट दे दिया मैंने। अब यहां से तुम मैथ्स वैथ्स लगा लोगे, इतना मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे। चलो कर लोगे ना? एलसीएम तो ले लोगे यार, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चलो अब मेन टॉपिक पे है बेटा। देखो ये है, अगर मान लो कोई बॉडी है तो मोशन वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? सर हम क्यों निकालेंगे सर मोशन वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास? बेटा इसका बहुत आसान सा जवाब है। सपोज कर लो एक पाथ है, पाथ मतलब समझते हो? मान लो आईआईटी जाने का रास्ता, ठीक है। अब इस आईआईटी जाने के रास्ते में एक गाड़ी बना रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, ये एक गाड़ी बनी, ये एक गाड़ी बनी, ठीक है, ये एक गाड़ी बनी। अरे ये नहीं बनना चाह ये रही कब है? से देखो, इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर का नाम है टी कैप, ठीक है, इसको टी कैप बोलते हैं। इसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर का नाम है सी कैप। सी कैप इज कंफ्यूज्ड कैप। टी कैप का क्या फुल फॉर्म है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई नहीं, तिवारी। ठीक है, और ये है आईआईटी का रास्ता, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा? ठीक है। ठीक है, पक्का? ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, मैं पहुंचूंगा। ठीक है। सुनो, द रीजन इज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है बेटा, इसका शेप कैसा है? बेकार, रेक्टेंगुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल शुरू होता है बेटा। हालांकि ये कोई गलत शेप नहीं है, ये शेप अगर मुझसे पूछा जाए तो गलत नहीं है। सर ऐसा कैसा बोल सकते हो बेटा? ये शेप इस गाड़ी के लिए गलत है ना? वैसे तो गलत नहीं है, वैसे तो गलत नहीं है ये शेप, पक्का? हाँ बेटा पक्का। अच्छा, कहीं आपने ऐसा देखा है बेटा कि मान लो ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी है, आज जाके वीडियो देखना, चाइना वगैरह में ऐसा होता है कि हम इसी पे कवर कर लेते हैं, इसी पे हम इस एरिया को कवर कर लेते हैं। देखा है ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में? यस सर देखा। और इसी पे स्लिप होता है। अभी बता देता हूँ बेटा, एक रेक्टेंगल शेप का ऑब्जेक्ट इसी पे स्लिप होता है, चाइना वगैरह जैसी कंट्री में। यस सर, मैग्नेटिक को वेव से हाँ, सुपर कंडक्टर से आप आगे पढ़ोगे,
जब सेमीकंडक्टर के पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ R इज इक्वल टू 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं जो ऐसे स्लाइड कर सकता है। तो स्लाइडिंग के लिए तो यार ये बहुत अच्छी है, सोच के देखो, यस और नो, स्लाइडिंग के लिए तो बहुत अच्छी है, बट इस क्वेश्चन में सही नहीं बैठ रही है। सर अब बताना जो क्या पटरी पलटने का रिस्क नहीं होता, हाँ क्या बेटा? जैसे जैसे वो कवर लगा के रखते हैं अपनी हम्म। रेलवे लाइन की, उस पे पटरियों पे, तो ट्रेन पलटने का डर नहीं होता? अरे इतना गहराई में नहीं जाना है बेटा। ठीक है चलो, देखो देखो बेटा, अगर मान लो देखो, अगर मुझे किसी सर्कल को रोकना है बेटा, अगर मान लो ये कोई सर्कल है मेरे पास, ये किसी वेज पे रखी है, ठीक है, किसी वेज पे मैंने सर्कल बॉल को रख दिया। अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि इसको रोकने के लिए आप कौन सा शेप प्रिफर करोगे, तो आप क्या बोलोगे? जस्ट लेट मी टेल, गोल शेप बोलोगे इसके पास? नो सर। गोल रखोगे या सर फिर आप दूसरा कोई वेज ट्रायंगल लगा देंगे। रखोगे इसके पास? यस सर। ट्रायंगल triangle रखोगे? sir. आई थिंक सभी ट्रायंगल रखोगे। क्यों आपने ट्रायंगल सोचा, वाई नॉट राउंड? बिकॉज द रीजन इज, राउंड शेप जो होगा वो इसके मोशन को क्या करेगा बेटा? बढ़ा सपोर्ट, देगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Increase. इंक्रीज हो जाएगी। हाँ सर ये तो ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, बट अब सेंटर ऑफ मास सर मूविंग ऑब्जेक्ट का क्यों निकालते हैं? ये इसलिए निकालते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास एक गाड़ी है रोल्स रॉयस, हालांकि कोई हवा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, जैसे F1 वगैरह फॉर्मूला रेस की गाड़ी देखा है बेटा किसी ने? सर देखिए सर। यस ऐसी सर। कुछ यस सर। होती है, अगर आपने देखी हो Yes, तो। Yes, sir. इसका शेप यही क्यों दिया जाता है? हवा के फ्लो को ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे इसके लिए। इन द सेम वे बेटा, इन द सेम वे मूविंग ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर सर नहीं पकड़ेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, तो सपोज कर लो एक बस है, यहाँ पे 500 लोग को अगर मैंने लटका दिया, या 5000 लोग को, अंदर एक ड्राइवर बैठा है, तो ये बस थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा बेटा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या टाइटैनिक फट बन जाएगी। जाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर यही 500 लोगों को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो क्या बस कभी पलटेगी? नो सर। No, नहीं। sir. आपको समझ आ रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास बहुत जरूरी है। क्या सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चढ़े हैं? यस sir. यस अब अगली सर। बार चढ़ोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो मास, यहाँ पे भी 2 लोग बैठे हो और यहाँ पे भी 2 लोग बैठे हो। सर अगर 2 से कम हुआ तो, और सामने वाला अगर राइडर हुआ तो बेटा फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है चलो, ठीक चलो। तो दुर्घटना घट ई जाएगी। रिक्शा, हाँ बेटा ई रिक्शा, दुर्घटना घट सकती है। ठीक है चलो, चलो देखते हैं बेटा। चलो अब समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। तो मैं खाली बैठा था बेटा, तो यहां से गुजर रही थी गाड़ी, गाड़ी पे थी सवारी, ठीक है। अब ये गाड़ी जाएगी देखो आगे, ठीक, ये गाड़ी हमारी आगे जा रही है। चलो चलो सपोज कर लेता हूँ गाड़ी आगे जा रही है, और हम भाई बहुत खाली आदमी यहाँ कुर्सी लगा के बैठ गए, ठीक है, यहाँ कुर्सी लगा के मस्त बैठ गए, ठीक है। हाँ हाँ गाड़ी सवारी, चलो देखो बेटा, अब यहां से हम इसको देखे एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे दिखी मेरे को ये गाड़ी की, मेरे को लगा यार सेंटर ऑफ मास ना यहाँ होगा, मैं इसको नाम दे दिया R1 वेक्टर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गाड़ी बेटा थोड़ा आगे जाएगी, सोच के देखो, क्या ये गाड़ी Yes, थोड़ी देर sir. बाद आगे जाएगी? हाँ सर ये गाड़ी थोड़ी देर बाद आगे जाएगी, तो थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मेरे को यहाँ पे दिखेगी बेटा, सोचो। यस सर, तो थोड़ी देर बाद मेरे को सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे दिखाई देगा अगर गाड़ी आगे गई तो इसी तरह मेरे को बेटा अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेंटर ऑफ मास दिखेंगे, सोच के देखो। और सोचो कि यहाँ पे इसने एक पैसेंजर को उतार दिया, सपोज अगर यहाँ पे इसने एक पैसेंजर को उतार दिया और यहाँ पे इसने एक पैसेंजर को उतार दिया, तो क्या मास सेम है कि डिफरेंट हो गया बेटा? सर डिफरेंट हो गया। डिफरेंट। Different. अब अगर मुझसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास बताओ, किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है बस का, तो मैं बोलूंगा अपने नजरिए से। अगर मैं बताऊं सर अपने नजरिए से, ये क्या होता है? मतलब बेटा आर को हम और क्या नाम से जानते हैं? फ्रेम, वो ना Position. रेफरेंस, फ्रेम ऑफ पोजीशन रेफरेंस। वेक्टर, ठीक है। आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। ऑब्जर्वर के फ्रेम से हर उस चीज को जिसको आप देखोगे उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। फिर बताता हूं बेटा, ऑब्जर्वर के फ्रेम से दिखने वाली हर चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर से, ठीक, ठीक है क्या? यस सर। अब सुनो, पैसेंजर पहली बार उतारा तो पोजीशन वेक्टर क्या था? M1 R1। दूसरी बार उतारा तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? R2। तीसरी बार तो
अब नीचे क्या आएगा ये तुम लोग सब मिलके मुझे बता दो, जल्दी बताओ। ठीक है, ये क्यों निकाला हमने बताऊंगा बेटा। अभी यहां तक डाउट है तो बताओ। सेंटर ऑफ मास में मैंने पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में जो है बस से उतरते हुए लोगों को देखा, एनालाइज किया, और मैंने बस का सेंटर ऑफ मास बता दिया पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट। डाउट है किसी को बेटा यहां तक? नो सर। चलो अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर हमको क्या मिला बिना देखे, अब बताओ बेटा। m1 r1 प्लस m2 r2 वेरी गुड m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। अब मैं बोलता हूं मजा नहीं है, लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सर इसका क्या मतलब हो गया कि जो m और m1 और r1 है जी या फिर जो r है वो है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के फैक्टर है। टाइम के साथ पैसेंजर उतार रहा है बेटा, उतार रहा है ना, हाँ तो उतार रहा है तो हाँ कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। चलो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। तो नहीं m1 सर, लेकिन मास तो ना, मास वो होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी r मास वो मैंने होता है। सेम रखा बेटा। अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं तो बस r को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो ठीक है सर। पैसेंजर उतार दिया तो मास हो गया m2, और इसका उतार देगा बेटा पैसेंजर तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा m1 m1 plus m1 m2। plus m3। अगर बेटा पैसेंजर उतारते जा रहा है, एक या दो पैसेंजर बचे हैं, तो जस्ट टेल मी बस की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? सर फास्ट। हाँ किसी ने कभी 4 व्हीलर चलाया है क्या आप लोग में से, या 2 व्हीलर? सब ठीक चलाया है सर, 4 व्हीलर। अगर नया नया गाड़ी सीखे और पीछे किसी मेरे आदमी को बैठा दिए हो और तुरंत क्लच छोड़ोगे तो क्या होगा सामने वाला टायर? चल जाएगा। भागेगा। आपने क्या किया बेसिकली, आपने जो गाड़ी थी बेटा, आपने जो गाड़ी थी, ये वाली जो गाड़ी थी, इसका सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा कहाँ कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, मोटा आदमी को बैठा के, खुद तुम इतने से। ठीक है, तो कहाँ गाड़ी चलेगा, विली हो जाएगा एक चक्का उठ के। होता है ऐसा सबके साथ। तो आप इस बात को Yes, sir. समझिए, गाड़ी में भी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके ही बैठा जाता है। ऐसा नहीं कि पीछे किसी बहुत मोटे को बैठा दिए तो क्या होगा, गाड़ी आगे ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी। हालांकि चलेगी तो नहीं, गिर जाओगे, पर मजा बहुत आएगा। ठीक है, आप इस मजा का आनंद उठा सकते हो एग्जाम के बाद। 4 व्हीलर में थोड़ी ना पता लगता है बेटा 4 व्हीलर में अगर आप लोड ज्यादा पीछे कर दोगे और अगर आप चलाए होगे तो पता चलता है बेटा। ठीक है, और नहीं लगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा? सर क्या पढ़ा? वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू dr/dt। कोई है ऐसा जो नहीं पढ़ गया है छोटे क्लासेस में? एनी वन ऑफ यू जिसको नहीं पता बेटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी? पता है? चलो यस सर। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा? m1 plus m2 m1 plus m2 plus m3। अब आई थिंक मैंने इतना आपको बता दिया है। तुक्का लगाते हुए आप एक्सेलरेशन के लिए मुझे कोई फॉर्मूला बता सकते हो बेटा सेंटर ऑफ मास का? मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेटेड है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई m1 plus m2 plus m प्लस m3। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ। हमने एक बस को देखा, एक, हाँ सर बेटा जब बोलो। हमने डिफरेंशिएशन किया था बोथ साइड, तो डिनोमिनेटर में तो करेंगे डिफरेंशिएशन, जी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसके नीचे भी तो 1 है ना बेटा, तो आप सिर्फ जैसे ऊपर के साइड डिफरेंशिएट कर रहे हो ना। जैसे मान लो इसको मैं 1 लिखूंगा ना ऐसे। अरे सर वो फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगी ना, तो m1 हाँ। m1 plus m2 plus m3। आप जो बोल रहे हो सही है, आपको ऐसे बताया गया है d/dx ऑफ u/v फॉर्म। तब भी But सही ये- होगा सर, कांस्टेंट फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा मैं ना। समझ गया, बट यहाँ पे 1 है ना बेटा। मैंने बोथ साइड किया तो सिर्फ न्यूमरेटर पे किया। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर को मैंने नहीं टच किया। ठीक, आप बोल सही रहे हो, बट मैंने सिर्फ न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट किया बेटा। ठीक है क्या? इसके नीचे भी 1 है, इसलिए देखो मैंने इसको ऊपर ही लिखा है, इसके ऊपर रखा है, दिख रहा है? यस सर। चलो अभी भी डाउट है किसी को?
एनीवन ऑफ यू? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। चलो पहला सवाल भैया, और पहला सवाल बहुत जबरदस्त आएगा, देख के लगेगा ये चेहरा कहीं सुना हुआ है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, वेरी जबरदस्त टॉपिक, मेरा फेवरेट। देखो बेटा, ये है पुली। सर पुली पे तो सर देखा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आज देख लो, इस पे भी सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, सपोज यहां से है बेटा इसका थ्रेड, एंड इसमें मैंने 2 kg का एक मास लगा रखा है, दिस मास इज ऑफ 2 kg। ठीक, और यहाँ पे टेंशन टी लग रही है। mg कहाँ एक्ट करेगा बेटा? Downward. नीचे। डाउनवर्ड। और मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन यहाँ पे है इस तरफ बेटा। सेकंड केस में देखो ध्यान से, सेकंड केस में ये है 1 kg का। एक्सेलरेशन इस बार अपवर्ड एक्ट कर रहा है, जी नीचे एक्ट कर रहा है। आपको ये बताना है सेंटर ऑफ मास इस फॉलोइंग केस में क्या होगा। सेंटर ऑफ मास इन फॉलोइंग केस, सेंटर बताओ सर इसमें। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा क्या होगा इसमें सेंटर ऑफ मास। सर पुली सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास कैसे? भाई कुछ तो जानते होगे, कुछ तो किए होगे, कुछ ही बता दो बेटा। सर सर सेंटर पहले ऑफ मास एक्सेलरेशन निकालेंगे ना। एक्सेलरेशन ही अच्छा निकाल अच्छा, कोई बात नहीं, मैं और एक हिंट दे देता हूँ कि चलो सिर्फ एक्सेलरेशन बता दो मुझे। एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन, निकाल सकते हैं। हाँ बताओ बेटा क्या एक्सेलरेशन आएगा इसमें। सर क्या एक्सेलरेशन आएगा सर? गुड क्वेश्चन। G/4। G/4, वेरी गुड। चलो देखते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। m1a1 प्लस m2a2। इससे ज्यादा दिख रहा है क्या किसी को यहाँ पे मास बेटा लटका हुआ? नो सर। अब मैं बोलता हूं m1 प्लस m2। अच्छा, अब m1 की वैल्यू कितनी है बेटा जल्दी बता दो कोई। 2 kg लिख लूं? यस सर। m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 kg। सिमिलरली a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो। अगर मैं कांस्टेंट का कोई इक्वेशन लिखूं तो क्या आपने ये पढ़ा था? 3a इजिकल टू सर जी के 10/3। 10/3। 10/3। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ। सर ये कैसे हुआ? देखो बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं a1 के बारे में बात करूं तो a1 किसके इक्वल हो जाएगा? g के इक्वल। बट क्या सिर्फ a1 ऐसे एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नो। क्या तीनों मिल जाएंगे बेटा 2 + 1? द आंसर इज यस। तो 3a1 इजिकल टू g, और a1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? g/3। नाउ डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? जल्दी बताओ। डाउनवर्ड। अरे डाउनवर्ड होगा बेटा, यहाँ तो बना ही रखा है मैंने। डाउनवर्ड होगा। ठीक है, m2 के लिए क्या होगा अब आप बताओ। a2 की वैल्यू क्या होगा? सर -G/3। चलो वेरी गुड, g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। माइनस नेगेटिव सर। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, माइनस प्लस मैं, ठीक है माइनस बोल रहे तो चलो अब ठीक है। चले आगे, किसी को यहां तक डाउट है तो बताओ। ये आपने कर रखा है ये एनएलएम में, मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि ये पुली तो आपको कुछ ना हो तो पुली तो आता ही होगा, इतना एफबीडी तो बनाया होगा। ठीक है चलो, अब एक्सेलरेशन का अगर तुरंत फॉर्मूला लगा दे तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 इंटू g/3 प्लस 1 इंटू माइनस g/3। हाँ बेटा बोलो क्या हो गया? चलो आंसर कितना है बेटा इसको सॉल्व करने पे? अब देख के तो बता दो यार स्क्रीन पे। नहीं, g/9 पक्का? चलो आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ g/9। क्या सबका ये आंसर है बेटा? यस सर। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ नहीं आया a इजिकल टू g/3 कैसे आया बताओ। सबसे पहले ये बताओ बेटा, कितने लोग को ये नहीं समझ में आया कैसे a1 इजिकल टू g/3 आया? बताओ, फिर मैं बता देता हूँ। रेज हैंड कर दो कमेंट में। समय पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना a1 की। जी जी, बस 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 बेटा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको प्लस ले लिया तो ऑटोमेटिकली इसको माइनस लेना पड़ेगा। अगर सर मान लो इसको नेगेटिव ले लेते तब भी तो हमें सेम आना चाहिए। अगर a1 को हाँ देखो, नेगेटिव। अच्छा नहीं समझ में आया बेटा, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं समझ गया। देखो कैसे किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एफबीडी पढ़ा था क्या आपने, फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर।
चलो मैं पहले एक का फ्री बॉडी बनाता हूँ 2 kg वाले का। देखो बहुत ध्यान से, 2 kg वाले में एक टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा और नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, 2g लग रहा होगा, यस और नो। और अगर मैं Yes, इसको sir. समेशन ऑफ ऑल फोर्स को ma के इक्वल कर दूं तो कितना आ जाएगा? ऑल फोर्स क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2g माइनस टी इजिकल टू 2a, लिख सकता हूँ बेटा। Yes, sir. सॉरी, दूसरे वाले के लिए कैसे लिखूंगा मैं? T minus G equal to A. वेरी गुड बेटा, टी ऊपर लगेगा, जी नीचे लगेगा। यहाँ पे भी समीशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस जी इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2। अब सॉल्व करता हूं इनको, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? ऐड कर दी। वेरी गुड, माइनस टी इज इक्वल टू 2a और टी माइनस जी इज इक्वल टू 1a। द आंसर इज कितना आ जाएगा? इससे कुछ कट रहा है, दिख रहा है आपको? जी इज Yes, इक्वल sir. टू 3। Sir, G भी कट जाएगा. 2g माइनस जी इज इक्वल टू, जी जी इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू। G by 2. अब समझ आ गया बेटा जिनको नहीं समझ आया था? मैं पूछ रहा था, अभी भी अगर डाउट है A1 को बताओ। नेगेटिव लेंगे, अगर A पॉजिटिव लेंगे तब भी तो हमें सही आएगा ना, सेम आएगा. हाँ सेम आएगा बेटा, मैंने बता, साइन कन्वेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा ना बेटा। अगर मान लो इस पेन के लिए मैं साइन कन्वेंशन ले लूं तो चाहे यहां से चल के आऊं तो भी सेंटर ऑफ मास यही मिलेगा, यहां से चल के आऊं तो भी सेंटर ऑफ मास यही मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. आई थिंक अब क्लियर है डाउट। एक और तरह का सवाल करे बेटा। सॉरी, चलो सेकंड सवाल करते हैं। इतना ठंडी है भी नहीं, बट ठंडी लग रही है तो कुछ नहीं कर सकते। देखो बेटा, अब मैं बोल रहा हूं ये मेरा ओरिजिन है, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है 2,0, ठीक है, और यहाँ पे मास है 2 kg। ये पॉइंट से इस तरफ ये 2 kg मास, चाहे गाड़ी हो कोई भी हो, 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यहाँ पे 3 kg मास का एक बॉडी है, इसका पॉइंट है 5,0। ये 2 मीटर से इस तरफ चल रहा है। अब सेंटर ऑफ मास बताओ बेटा, वेलोसिटी निकाल दो बस। वेलोसिटी कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की? क्या फॉर्मूला है बेटा वेलोसिटी का? खाली फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम m1 v1 प्लस। सबसे बड़ा सवाल है बेटा, देखो सुनो बहुत ध्यान से सुनो, साइन सर 0 आ कन्वेंशन। रहा है, पता नहीं. 0 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। साइन कन्वेंशन, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं साइन कन्वेंशन कैसे दिया जाता है। देखो फॉर्मूला तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है, इट इज व्हाट, m1 v1 प्लस प्लस m2 v2 प्लस डिवाइडेड बाय m1 m1 प्लस, प्लस m2। इसको बोलेंगे बेटा ओरिजिन, ठीक। हाँ सर इसको ओरिजिन बोलेंगे, मतलब इसमें आपने क्या बताया? कुछ नहीं बेटा, अभी रुको, अभी सस्पेंस तो बचा ही है। अच्छा मास कितना था, m1 कितना है बेटा, यहाँ पे देख के बताओ। 2 kg। 2 kg 2 kg। अच्छा स्पीड की, वेलोसिटी कितनी है? 3 दे रखी है, प्लस Yes, m2 कितना है? 3 kg, ठीक है। अभी रुक जाओ, और ये कितना है बेटा, इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड, यही है। सुनो, जब भी ध्यान रखना बेटा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन तो आप लोगे पॉजिटिव, और जब भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आप लोगे नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान से देखो इस केस में, तो कौन टूवर्ड्स आ रहा है ओरिजिन के, कौन अवे जा रहा है ओरिजिन से, देख लो जल्दी बताओ। सर 2 kg वाला दूर जा रहा है. ये कहां जा रहा है? अवे। ये कहां जा रहा है? टुवर्ड्स। नेगेटिव किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, -2. भाई 2 + 3, तो आंसर कितना आ गया? 2 3 जा
6 प्लस 0 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 5। zero, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 0 होगी। zero, 0। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, किसी को भी डाउट बेटा? अब मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछ सकता हूं कि पोजीशन बताओ सेंटर ऑफ मास की, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास origin, कैसे कैसे origin, निकलेगा? हाँ बेटा, ऑरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला तुम लोग बनाना सीख गए हो सेंटर ऑफ मास के लिए, खुद बताओ बेटा। m1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। शाबाश, सब सीख गए बेटा फॉर्मूला बनाना, कोई इसमें बहुत बड़ा काम तो है नहीं है, एक अजम्पशन है बस। अब चलो इसका पोजीशन बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ। और एक और बात मैं बताऊंगा, जो आपने एरो बनाया रखा अवयव फॉरवर्ड कितना पे, ये बेटा? कैसे बनता है? हाँ क्या ये जो बेटा? आपने अवयव फॉरवर्ड पे एरो नहीं बना रखा, एरो एरो एरो। हाँ पोजीशन वेक्टर पे एरो बनता है बेटा, वेक्टर है ना। समझे नहीं आप भी जैसे आप लोग बनाते हैं एरो कैसे बनाते हो, एक बार दिखाना है, बनता नहीं कभी। क्या चीज इधर बेटा? ऊपर वाली स्लाइड दिखानी। ये लो बन गया, अरे ठीक है बेटा। आपने 19/5 ये आ रहा है। पेज है आपका, सुनो ये पेज है आपका, इसके एकदम नीचे वाली लाइन में आप लिखा है y इक्वल टू cm इक्वल टू 2 × 3, हाँ उस पे एक एरो बना रखा है वो वाला। ये तो ऐसे बनता है बेटा, इसमें क्या है, बिजली का निशान है। ये आज तक नहीं बना मुझसे ये वाला बिजली का निजाम, चलो टीचर बन जाओगे, बन जाएगा बेटा, ठीक है आगे नहीं चलते हैं। बनना। ठीक है चलो देखो, यहां से अगर आपसे कोई सेंटर ऑफ मास पूछ ले तो m1 की वैल्यू तो नहीं चेंज होने वाली है, नहीं सर। कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? एक्स एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 2। सेकंड कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा? 5 माइनस हो गया प्लस होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ही साइन देखना, पोजीशन में साइन मत देखना, याद रहेगा इतनी छोटी सी बात बेटा। यस सर। 19/5 2 दूनी 4, 3 × 5 = 15, 19/5। ये आंसर आया सबका? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, यहां तक बेटा डाउट है तो बताओ, ऐसे कर लोगे? जल्दी बताओ, इसमें डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट बेटा? नो सर। एक और सवाल करोगे या आगे बढ़ा जाए, आप बताओ। चलो एक और सवाल करते हैं, ये सवाल मस्त होगा थोड़ा सा, थर्ड कॉन्सेप्ट। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट बेटा जब हम इसमें पढ़ने वाले वो ये है कि सपोज मेरा ओरिजिन यहाँ पे, दिस इज 0,0, यहाँ पे बेटा मेरा मास, ये पॉइंट है 2,0 एंड मास इज 3 kg। इस तरफ बेटा ये चल रहा है 4 मीटर/सेकेंड से, यहाँ पे मास है 4 kg, ये इस तरफ चल रहा है 3 मीटर/सेकेंड से एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 3,0। यहाँ पे एक और मास है जो है n kg का बेटा, जो इस तरफ चल रहा है n मीटर/सेकेंड से और इसका पॉइंट है n,0। अब फाइंड करो, ये मस्त क्वेश्चन बन गया। अब फाइंड करो बेटा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन फॉलोइंग केस, फाइंड सेंटर ऑफ मास इन फॉलोइंग केस। कोई कर रहा है पेन से? सर सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की निकाल दो, वेलोसिटी और पोजीशन दो चीजें निकाल दो बेटा। एक बार तो वेलोसिटी निकाल दो सेंटर ऑफ मास की और एक बार पोजीशन निकाल दो बस। सर वेलोसिटी तो कितना आएगा? n स्क्वायर अपॉन में 10 n स्क्वायर अपॉन में 7 प्लस प्लस n n, स्क्वायर अपॉन में 7 + n, ठीक है वेरी गुड, 7 + n, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। n स्क्वायर अपॉन 7 + n सबका आ गया वेलोसिटी। यस सर। yes sir, चलो कोई ऐसा है इसका बेटा जिसका नहीं आया तो बताओ, मैं सॉल्व करा दूंगा, बट आई थिंक आ गया होगा। अच्छा सेकंड वाले का कितना आएगा बेटा? 7 की जगह 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है, 2 3 5, 5 प्लस 5 आएगा बेटा। अरे 2 नहीं 3 सर 7 आएगा सर। कैसे? सर अच्छा 7 3 kg, और 4 सर, 4 3 7, सही तो है। 5 कैसे आएगा बेटा? 3 + 4 7, 7 + n 7n,
ठीक है, चलो पोजीशन कितना है आप बताओ। पोजीशन तो सर चेंज होती रहेगी, तो वेलोसिटी नेगलेक्ट कर लो। नेगलेक्ट कर दो, खाली एक पॉइंट पे बता दो, ओरिजिन पे बता दो कितना आया था। चलो कितना आएगा बेटा? आया कुछ किसी का? एनी वन ऑफ यू? सर 18 प्लस n स्क्वायर अपन 7 प्लस n। कितना है बेटा? 18 प्लस n 15 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में 7 प्लस 1, ये बोल 7 ये है प्लस सबका? Yes, sir. ठीक, यही आएगा बेटा, और ये आना भी चाहिए, और नहीं आ रहा है तो चेक कर लो, अगर किसी का कोई और वैल्यू आ रहा है तो बताओ, मैं चेक कर लेता हूँ। बट आई थिंक इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा। Yes, sir. अब चलते हैं एक सेकंड पार्ट पे, एंड द सेकंड पार्ट इज Sir, न्यूटन एक सेकंड लॉ। ऊपर कर दो। हाँ बेटा, एक सेकंड लिख लो, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास, फेवरेट टॉपिक ऑफ आईआईटी। अगर उसको सीआरएम मतलब सीआरएम से कुछ नहीं मिलेगा तो वो यहीं से वो क्वेश्चन उठाएगा। कंबाइंड रोटेशन मोशन से अगर उसको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा, सीआरएलएम बोलते हैं, कंबाइंड रोटेशन एंड लीनियर मोशन, तो वो यहां से क्वेश्चन उठाएगा पक्का है। हाँ सर, हो गया। हो गया, चलो न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास। बेटा अब दो पार्ट में इसको समझना पड़ेगा। नंबर वन, लेट मी जस्ट टेक यू एग्जांपल। आपने किसी लीनियर बॉडी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया था। न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई, मान लो इस ब्लॉक को, बेटा ब्लॉक तो नहीं है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई खींच रहा है यहां से। अगर मैं आपसे पूछूं इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ma। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं तो ये एक्सेलरेशन कहां से आप फाइंड कर रहे थे? फ्रॉम वेयर सर? हम वेलोसिटी कहां से सर? हम रस्सी से फाइंड कर रहे थे, या आप इसका इस पोजीशन से और इस पोजीशन के बीच में फाइंड कर रहे थे? कहां से फाइंड कर रहे थे बताओ बेटा? सर पोजीशन के बीच में से। वेरी गुड। लीनियर एक्सेलरेशन। चलो अब मैं काम करता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, और यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूं। अब बताओ, सर्कल को खींचने में ज्यादा आराम था, इस ब्लॉक को खींचने में ज्यादा आराम है? इस पॉइंट से इस पर किसको? सर्कल को। सर्कल को खींचना ज्यादा आराम है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्यों आराम है? किसी को मेंटोस का वो एडवर्टाइजमेंट याद है? तद्दू यस सर, याद है? बहुत सारी ऐड है इसके ऊपर। ठीक है, एक मेंटोस का होता है, जैसे ही जंगल में जाता है वो गधा निकलता है तो बोलता है धद्दू मालिक को। याद आया? नहीं? अरे भाई चलो कोई बात नहीं, दे बड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। देखो अब एक और कंडीशन हम लेते हैं। मैं बोलता हूं एक वेज है बेटा, वेज से एक बॉल रोल होते हुए आ रही है नीचे, एंड आने दो बेटा इसको ऐसे। अब इस पे अगर मैं आपको बोलूं कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, इस पे अगर मैं आपको बोलूं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, तो आप क्या बोलोगे? सर कुछ नहीं, सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ma। सेम बात आप बोलोगे, बट अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये a की वैल्यू आप कहां से मेजर कर रहे हो? फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ a। क्या मैं ऐसे मानूं बेटा कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचूंगा तो शायद कम भार लगे बेटा मेरे को? ऐसा हो सकता है, माइट बी देयर इज अ चांस। यस सर। सोच के देखो। अच्छा आपने कभी देखा है कि एक दो ईंटा उठाने में अगर ऐसे उठा रहे तो भारी पड़ रहा है, बट बहुत सारे लोग 4 ईंटा को अच्छे से सजा के उठा लेते हैं, देखा है? यस सर। हाँ यस सर। क्यों होता है? ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? न्यूटन सेकंड लॉ हर जगह एक्ट कर रहा है फिजिकल टू ma, बट द रीजन इज वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक, इसलिए वो आराम से उठा पाते हैं। सेम गोज फॉर द सर्कल। सर इतना तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन सर इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास के अलोंग रिजल्टेंट ग्रेविटी एक्ट करेगी? Yes, sir. इसी को बहुत सारे लोग जी इफेक्टिव भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जी खाली इसी पॉइंट पे एक्ट करेगी, जी हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, बट इफेक्टिवली कहां पे एक्ट कर रहा होगा? सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। देखा है आपने? इसलिए देखना कभी कभी कार का जो एलॉय व्हील्स होता है ना, वो सेंटर पे वहां पे ज्यादा वो रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट यूज किया जाता है। हालांकि एलॉय व्हील्स हर जगह का वही होता है, बट सेंटर पे देखना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है बेटा।
थोड़ा हैवी मटेरियल यूज किया जाता है। देखा है कभी किसी ने? आज देखना जिनके घर में बाइक है। ठीक, चलो ये हुआ, ये केस को हम बोलते हैं लीनियर, इट इज द केस ऑफ लीनियर। और ये कैसा केस है बेटा? सर तो कंबाइंड है, रोटेशनल प्लस लीनियर मान लेते हैं। लीनियर। यस ठीक है, अब मैं इसको नाम दूंगा आगे चल के, अभी के लिए आप मान लो रोटेशनल और लीनियर का कॉम्बिनेशन है, दैट्स इट। ये घूम भी रहा है बेटा और साथ साथ नीचे भी आ रहा है, ये घूम भी रहा है साथ साथ नीचे भी आ रहा है, इसको मैं बोलूंगा रोटेशनल प्लस लीनियर। इसके लिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए कोई फॉर्मूला लिखूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। एक मिनट, ये फॉर्मूला कहां से आया सर? सुनो बेटा, कहां से है? अगर मैं यहां से देखूं तो क्या ये रोटेट कर रहा है ऐसे, और मैं सेंटर से ही चेक करूंगा इसका रोटेशन, यहां से ही देखूंगा कैसे रोटेट कर रहा है। हाँ सर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ थोड़ी ना जो किया, मैंने मास को सेम रहने दिया। एक्सेलरेशन कहां से ले लिया बेटा इसका? सेंटर से। मास से ले लिया इसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास से। कितने लोगों ने ऐसा गाड़ी देखा है जिसका व्हील जो है इस शेप का होता है? किसी ने देखा है? अब ये मत बोलना सर बेब्लेड मूवी में देखे थे या नरेटो में देखे थे, ठीक है, एनिमे कार्टून में नहीं, ऐसे किसी ने देखा है? यस देखा है? स्टार शेप का देखा है किसी ने? कहाँ होगी अंदर कॉकरोचेस में? सर ये कौन सी मूवी है बेटा? वो चैनल है ठीक है, चलो सुनो, अभी इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। अभी इतना समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा, हम रोटेशन हमेशा सेंटर से लेंगे, बस ये समझना है, इसमें कुछ है नहीं। ओके इसमें सर। दिक्कत आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा था नहीं। अब पॉइंट नंबर 1 नोट, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 आ रही है तो आप बताओ वेलोसिटी का नेचर, एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे इस केस में सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 है तो? सर जीरो होगा, जीरो 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 ही होगा ना सर? अच्छा, वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। कांस्टेंट। जीरो। वेरी गुड, सुनो बेटा, वेलोसिटी डू रिमेम्बर इसकी कांस्टेंट होगी। इसका ये मतलब हाँ, बिल्कुल yes, भी sir. नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से वो टायर रोटेट कर रहा है वेज पे, जिस वेलोसिटी से टायर रोटेट कर रहा है बेटा, उसी वेलोसिटी से लास्ट तक नीचे पहुंचा है। सर मतलब नहीं समझ में आया बेटा, यहाँ पे एक टायर था, टायर था, अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये सेंटर ऑफ मास से कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा यहाँ पे? जीरो। जीरो। जीरो होगा सर। इसमें डाउट है तो बताओ, मतलब जिस एक्सेलरेशन से यहां से चला होगा क्या उसी एक्सेलरेशन पे बेटा यहां पहुंचेगा? जिस एक्सेलरेशन से यहां से Yes, चला हुआ sir. उसी एक्सेलरेशन से यहां पहुंचेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये। पर अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये रुका हुआ है, रुका है, क्या ये रुका है? नहीं सर, नहीं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नो सर। यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड, इसी चीज को हम बोल देते हैं एक और नाम से यूनिफॉर्म मोशन। बताओ ये बात में किसी को ऐसा लगा कि सर कुछ नहीं समझ में आया? नहीं, पक्का? ठीक है, आविष्कार, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक सीखने वाली बात है बेटा, और सीखने वाली बात क्या है मैं बताता हूँ। इफ अगर इनिशियली बोथ पार्टिकल आर एट रेस्ट, इफ इनिशियली बोथ पार्टिकल, मतलब मान लो दो पार्टिकल है, आर एट रेस्ट, इफ बोथ पार्टिकल आर एट रेस्ट, तो मैं आपसे पूछूं बेटा कि वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? m1, जल्दी बताओ, v1 प्लस m2 v2। अगर दोनों रेस्ट पे है बेटा तो सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? सोचो, अगर दोनों सर जीरो। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से है ना। देखो सेंटर ऑफ मास से अगर आप वेलोसिटी नापोगे दो ऑब्जेक्ट का बेटा, और दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखे गए,
तो अब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी आ रही है, रेस्ट पे है तो 0 0 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, रखे हुए राउंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मान लो मेरे सामने कोई राउंड 0 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रुपए का सिक्का रखा हुआ है, मान लो 2 सिक्के रखे हुए हैं, वो मोशन ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास से, तो आप क्या बोलोगे? 0 ये लो 2 सिक्के हैं, 0 मान लो मैंने ऐसे हाथ पे रख दिया, इनका वेलोसिटी कितना है सेंटर ऑफ मास से, बताओ। दिखने देता दिखाई नहीं दे रहा अभी, 0 है। 0 है यार। मैंने ये बोला बेटा कि मान लो 2 सिक्कों को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, अब इनको मैं देख रहा हूं, अब सेंटर ऑफ मास से दोनों सिक्के का मैं वेलोसिटी देखूंगा तो मेरे को कितना दिखाई देगा? ऐसे रख दिया 0 0 दिखाई देगा, बस ये पूछ रहा हूँ। ठीक, इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करा दिया। चलो अब सुनो, अगर एक और कंडीशन आता है बेटा, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। इफ वी सेंटर ऑफ मास इनिशियली, देखो, इफ वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 और अगर फाइनल वी सेंटर ऑफ मास 0 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट। वेरी गुड। मोशन पे है, रेस्ट पे है? रेस्ट बेटा, क्योंकि रेस्ट जितना पर पहले था उतना ही बाद में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, बेटा क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त समझ में आएगा ये क्यों जरूरी था ये बताना। आगे चले थर्ड पॉइंट पे। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। चलो कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि एक्स से सेंटर ऑफ मास बताओ और पोजीशन वेक्टर को बोल देंगे ओरिजिन पे, तो आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए ये बात मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा बेटा, इतना ही आपको बताना चाहूंगा कि जब भी सेंटर ऑफ मास को ये लोग बोल दे कि ओरिजिन से नापो, ओरिजिन से नापो, या फिर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, ऐसा कुछ बोल दे, ओरिजिन रेस्ट, ये दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2। ये जादू किसी को समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा। सर ये नीचे वाला m1 m2 कहाँ गया? बेटा वो तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। कहाँ गया बेटा नीचे वाला m1 प्लस m2? 0 वो से तो कांस्टेंट है ना सर, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। ठीक है बेटा, अगर इसको और थोड़ा बारीक से ऑब्जर्व करो तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सबमिशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस 0 के इक्वल? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है? ये इक्वेशन को तभी अप्लाई करना, अप्लाई दिस इक्वेशन, अप्लाई दिस इक्वेशन व्हेन, तभी अप्लाई करना बेटा जब एफ एक्सटर्नल 0 दिया हो क्वेश्चन। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if object is at origin, if object is not doing any kind of motion। 3 स्टेटमेंट है, if object is at rest, if object is at origin, if object is not doing any kind of motion। इस इक्वेशन को अप्लाई कर देना अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो। डाउट है तो बताओ या आगे चलूं मैं? सर व्हेन के बाद क्या लिखा है? अप्लाइंग दिस इक्वेशन व्हेन f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है इसको अप्लाई करने की। चलो ठीक है, एक सवाल करते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो यहाँ पे समुंदर बड़ा शांत, समुंदर शांत होता है, किसी ने देखा है? यस सर। देखा है, कोई बात नहीं बेटा, इस समुंदर को शांत नहीं रखते हैं, ठीक है। चलो ये है समुंदर बेटा, सैलाब है, ठीक। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक प्लैंक रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक। ये एक लकड़ी का टुकड़ा, नहीं लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे बनाते हैं, मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, अभी मजा आएगा, रुक जाओ। ये है बेटा लकड़ी का टुकड़ा, और मैं बोलता हूं ये सरफेस स्मूथ है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, नीचे है पूरा पानी। एक आदमी खड़ा है इस पे, एक आदमी खड़ा है, प्लैंक एकदम कोने पे खड़ा है, बहुत ध्यान से समझना। और ये है m2, ये है m1, ये है लकड़ी का टुकड़ा, प्लैंक। और यहां पे मैं मानता हूं ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है l, और कंडीशन में देता हूं इनिशियली रेस्ट पे है, आपको सिंपली बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा इस कंडीशन में। आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हो बेटा?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा? सर समझा नहीं सर, ये कंडीशन मेरे को उतनी समझ में नहीं आई। थोड़े टाइम बाद बेटा क्या होगा पता है, आदमी जैसे यहाँ आएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये आदमी धम से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और फिर लकड़ी वापस अपने जगह पे आ जाएगा। फिर समझाता हूँ बेटा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा और जैसे लकड़ी का टुकड़ा ऊपर उठेगा ये आदमी नीचे गिर जाएगा और ये लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। इमेजिन कर पाए बेटा इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आता हूँ बेटा, यहां तक पहले किसी को डाउट है तो बताओ, इमेजिन कर पाए तो। अब क्वेश्चन शुरू होता है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, इट वॉज एट रेस्ट। शुरुआत में बेटा वो रेस्ट पे था, ये बात क्लियर है सबको? इनिशियली वो रेस्ट पे था। यस सर। नाउ द मैन wants to reach the other end of plank, the other end of plank. During this displacement कितना होगा बेटा बताओ? displacement of plank कितना होगा during this displacement of plank कितना होगा? सर plank डिस्प्लेस क्यों होगा सर? बेटा सिंपल सा रीजन है, अगर आप इसको समझना चाहो क्यों प्लैंक डिस्प्लेस होगा, तो जैसे ये आदमी सोचेगा थोड़ा सा आगे जाऊं, ये स्मूथ सरफेस है, थोड़ा सा बेटा इधर उधर हिलेगा, फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोर के बोलेगा थोड़ा और आगे जाते हैं यार, यहां तक पहुंचना है इसको। तो ये बताना है आपको प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा यहां से। क्या लगता है कितना डिस्प्लेस होगा, हम बता पाएंगे कभी? क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ, क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो रेज हैंड करो बेटा, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं। मान लो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बेटा कि एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है पानी के ऊपर, आप गए बहुत हीरो बन के और तुरंत नीचे गिर गए, उसके ऊपर पैर रखने गए तो वो डिस्प्लेस हो गया, ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली हुआ होगा, बताओगे नहीं अलग बात है। उसी तरह बेटा ये प्लैंक है, अब इस प्लैंक में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और ये बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे याद है यार आमिर खान की एक मूवी थी, यहां से यहां तक पाइप से चल के जा रहा था। हाँ देखिए यस सर। यस सर। देखिए भी, हाँ यस सर। तो बोल रहा था पाइप क्यों काट रहा है, तो वो बह रहा था। पाइप सेम काट में देता है। यस सर। आपको ये बताना है यहाँ से यहाँ तक पहुंच तो जाएगा, बट लकड़ी कितना अपने जगह से इधर खिसक जाएगी, इधर खिसक जाएगी, क्या होगा ये बताना। क्या लगता है, पीछे को बताया यार? खिसेगी है। क्या तो होगा? पीछे खिसेगी है, पीछे को खिसेगी सर, इतना तो पीछे हो आगे खिसेगी? नहीं चलो जाएगी। देखते हैं यार, ये बहुत मजेदार सवाल है। सोचो, इमेजिन करो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो नेचर में होने वाले फिनोमिना को सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। देखो कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विल द प्लैंक मूव? क्या प्लैंक सच में मूव होगा बेटा? क्या लगता है? इफ सो कौन करेगा? इफ सो मतलब इफ को चौक नहीं, इफ सो हु विल डू, कि अगर ऐसा होगा तो कौन करेगा। ठीक, तो देखो यहां पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं बेटा इस ब्लॉक का, दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, एक सेकंड यार थोड़ा खराब बज गया, चलो ये ब्लॉक, इसके ऊपर ये आदमी है। अब ये आदमी इधर चलेगा तो पीछे कुछ ना कुछ तो लगेगा ना बेटा, कौन इसको पीछे बोलेगा कि भैया तू यस पीछे? सर। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन जैसी कोई चीज पड़ी थी आपने? तो Yes. एक फ्रिक्शन तो आदमी के पैर से लगेगा। क्या एक फ्रिक्शन इस प्लेन सरफेस की वजह से भी लग रहा होगा पानी नहीं, वाला? यस सब सर। तो नहीं, स्मूथ है ना। सरफेस पे नो लगता सर, है नहीं? स्मूथ है, स्मूथ है। यस सर। यस। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर इस आदमी को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इस आदमी को इस समुंदर को पार करना है, ठीक है, और ये आगे भी बहता जा रहा है, समुंदर है, तो ये आगे की तरफ चलेगा पीछे चलेगा? आगे या पीछे, कहाँ चलेगा बेटा धीरे धीरे? पीछे। वेरी गुड बेटा, ये पीछे चलेगा। ये किसी को नहीं समझ आया तो बताओ क्यों पीछे चलेगा? डाउनवर्ड, ठीक है, हाँ ये भी वर्ड है। अच्छा यहाँ पे सब कुछ छोड़ो, कोई मेरे को ये बताएगा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या बेटा प्लैंक का? सर एमजी, एमजी मोशन में बेटा, मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स मोशन में तो नहीं सर, नहीं। नो सर। तो एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, सबको जोड़ता हूं, आदमी है प्लस प्लैंक है, इनका एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा? 0 है। जीरो। या 0 सर हमको समझ नहीं आ रहा है, 0 आपने कहां से लिखा? तो बेटा कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा बेटा।
यस सर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम बन गया। आदमी प्लैंक यानी कि आदमी और लकड़ी को जोड़ा तो ये दोनों मिलके कितना वैल्यू बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं। ठीक है, ये 0 बना रहे हैं। सर इससे क्या पता चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना सीखो कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू है? मैन के लिए m1 x1 और प्लैंक के लिए कितना हो गया? m2 x2। m2 x2 इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। या सही लिखा है गलत लिखा है बेटा मैंने? आप देख लो एक बार। आदमी का मास मैंने यस m1 लिया था, प्लैंक का m2 लिया था। ठीक है सर, यहां तक तो सही है। बट अभी आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, सपोज प्लैंक पीछे x चला, हिंदी में लिख दूं? यस प्लैंक पीछे x चला, अब क्या होगा बेटा अगर प्लैंक पीछे x चलेगा तो? सर मैन भी आगे x से चलेगा फिर। मैन भी आगे x से चलेगा। अब कैसे लिखूंगा मैं इसको? m1, यही तो सस्पेंस था बेटा, l माइनस x प्लस m2 इंटू माइनस x इज इक्वल टू 0। ये मैं कैसे लिख पाया बेटा? क्या लेंथ ऑफ प्लैंक l था? बहुत ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ प्लैंक l, Yes, sir. लेंथ ऑफ प्लैंक l था आपके पास। और अगर ये आदमी अगर प्लैंक पीछे चला x से तो मेरे को ये डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी बेटा l से? क्या माइनस करनी पड़ेगी? माइनस करनी डिस्टेंस पड़ेगी। माइनस करनी पड़ेगी टोटल से। ठीक है, यही बस इसमें था बेटा, और इसमें कुछ है नहीं। अब आई थिंक इसको सब सॉल्व कर सकते हैं। m1l माइनस m1x प्लस m2 माइनस x। किसी के मन में ये आ रहा है सर m1 m2 को काट दें, ऐसा कोई है बेटा? एनी वन ऑफ यू? नहीं आ रहा है? सर नहीं कटेगा तो m1 m2 अलग है ना, अलग हाँ मास। भैया, अलग काट है। मत देना, हाँ कोई मैटर हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी। और अगर मैं x की वैल्यू यहां से पूछूं तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? नहीं कोई बता पा रहा है? चलो नीचे क्या आ जाएगा? m1 याद रहेगा ये? सवाल करें इस पे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक दोबारा बार क्वेश्चन के पहले स्टार्टिंग से। हाँ दोबारा समझाऊंगा मैं, पर मैं पहले चाहूंगा कि आप एक सवाल करें जानबूझ के। मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी, पर मैं पहले चाहता हूं कि आप एक सवाल करें कि सपोज ये एक प्लैंक है, ये एक प्लैंक है बेटा जिसका लेंथ है l इज इक्वल टू 5 मीटर। जिसका लेंथ मैं दे देता हूं आपको, l इज इक्वल टू 5 मीटर इस प्लैंक का लेंथ है। ठीक, और ये किसी स्मूथ सरफेस पे और उसके नीचे पानी है। ये है बेटा स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, इसके नीचे वाटर। ठीक है, ये है पानी, और इस पे एक आदमी है बेटा जिसका मास है 2 kg। इस पे एक आदमी है जिसका मास है 2 kg, प्लैंक का मास है 5 kg, और प्लैंक पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है इस आदमी के आगे बढ़ने की वजह से 7 मीटर। ठीक है, आपको बताना है बेटा, आपको, या तो ज्यादा सही है आप बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पीछे की तरफ, हाउ मच विल बी डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आदमी ए से बी जाना चाह रहा है बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ट्राई करो, गलत सही कुछ भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं निकाल पाया? कोई नहीं? 1.4 मीटर। सर 25/3 सर। 25/3, चलो बढ़िया, वेरी गुड, ट्राई तो किया। तो बेटा मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला जाए मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। m1 प्लस m2, m1 इंटू एल। m1 कितना है? 2, l कितना है? 5, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 10/7 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सुन, अब मैं इसको फिर से समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहां पे क्या था? एक आदमी था। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 6 ऑफ द डे। यहां पे था एक आदमी। अब क्या हुआ, ये आदमी यहां पे खड़ा था। अब इसको इस पॉइंट से बेटा जाना था इस पॉइंट, लेकिन इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्लैंक कुछ ना कुछ पीछे की तरफ धक्का खा जाता।
ऑब्वियसली बेटा ये आगे चलेगा तो प्लैंक को एक धक्का लगेगा पीछे की तरफ, एंड उसकी वजह से प्लैंक कितना डिस्प्लेस होता, उसकी वजह से प्लैंक कितना डिस्प्लेस होता ये हमें पता लगा। अब हमने ये माना इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, रुका हुआ था, ठीक है। अब इस आदमी को रीच कहाँ है, अदर एंड पे जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि सच में प्लैंक मूव करेगा, तो हमको पता चला प्रैक्टिकली तो कर रहा है। अगर कर रहा है तो यार वो कौन है जो इसको हेल्प कर रहा है मूव करने में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 दिख रहा था। तो हमें पता चला यार एक फ्रिक्शन करके एक बंदा है, ये हेल्प कर रहा है। हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करने गए, हमने डायरेक्ट एक इक्वेशन लगाया, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू mx या ma, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। अब प्लैंक पीछे x चलेगा तो देख के भी आपको पता चल रहा होगा बेटा, अगर आदमी आगे चलेगा तो। इसमें दिक्कत है तो बताओ, ये तो देख के पता चल रहा है सबको, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, पीछे चलेगा तो कितना पीछे चलेगा, तो टोटल लेंथ था l, पीछे चला -x, दैट्स इट। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि प्लैंक यहां रखा हुआ था, अब यहां से थोड़ा सा पीछे आएगा, तो ये तो ऑलरेडी l था, ये मिल जाएगा, तो l प्लस ऑफ -x, तो टोटल लेंथ कितना आ गया बेटा, ये तो हमने बस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हो ठीक, फिर ये और थोड़ा पीछे चला -x, ये -x कहां से है, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ m2, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमें मिल गया एक जबरदस्त आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और है, इसको वर्बली सॉल्व करना, पेन पेपर मत उठाना, ठीक है। सपोज एक चींटी है बेटा, ठीक है, ये चींटी यहां से यहां जाना चाह रही है। सर चींटी इंसान कैसे बन गई बेटा, डेंजरस चींटी है। नाउ मैं बोल रहा हूं ए से बी ये मूव कर रही है, लेंथ है 7 मीटर, मास ऑफ द चींटी इज 0.1 मीटर, मास ऑफ द चींटी इज 0.1 मीटर। मैं बोल रहा हूं अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर 1 टू 2 अप्रोक्सीमेशन, सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आएगी। बढ़िया सवाल है यार ये है सवाल लेवल का, देखने में तो लग रहा होगा ना सर, डायरेक्ट आंसर डालते हैं, पुट कर देते हैं आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है सर 0 ही आ रहा है। यस सर, 0 के आसपास होगा। प्रैक्टिकली जब भी छोटी चीज समुंदर में लकड़ी हो या कुछ भी हो, एक चींटी पार करना चाहेगी और 7 मीटर लंबा प्लैंक है, तो क्या प्लैंक डिस्प्लेस होगा, नहीं, यही था इसका आंसर, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि चींटी इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी है बेटा 7 मीटर के आगे, कि एक कोने से दूसरे कोने तक आ भी जाएगी तो लॉग डिस्प्लेस नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि अगर एक चींटी है बेटा, बहुत बड़ा पेड़ है, 10 मीटर 20 मीटर का पेड़ है, और चींटी एक कोने से दूसरे कोने तक आ रही है, तो क्या वो लकड़ी हिलेगा बेटा समुंदर के अंदर, कभी नहीं हिलेगा। तो इसको देख के भी कोई प्रैक्टिकली एक इंजीनियर बता सकता है दैट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, सॉल्व कर लो तो भी 0 आएगा, ठीक है। सर हम तो जोड़ रहे हैं तो हमारा 0 पॉइंट समथिंग, बेटा अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन है, ठीक। ये वर्ड को ध्यान दो, अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन, जे यही बोलता है कि अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रख के कृपया आंसर को फिल करें, गोला अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन। चलो लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, ये तो क्या हो गया यार, एक सेकंड बेटा, रिकॉर्डिंग आई थिंक ये स्टक हो गया है। वॉइस तो आ रही है ना मेरी आप लोग को? यस सर। चलो ये तो स्टक हो गई यार, अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे बंद करूं, चलो खुल गया, नहीं यार नहीं खुला, ठीक है। लेट्स वेट फॉर 2 more minutes, और एक बार यार एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। रिफ्रेश कर लो एक बार। सर मैं बोल रहा था, फिर मैं ना लीव हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा, अभी बता देता हूँ बेटा आपको, एक बार बस रिफ्रेश कर दो यार। सर आप अभी भी एसओसी के ग्रुप में हो?